बोन की डेथ हो रही है। बोन डेथ मतलब जैसे हमारे कोई छोटा प्लांट होता है, उसको पानी देना बंद कर दो, लंबे टाइम तक स्टोरेज ज्यादा खा रहे हैं, हम्म। स्मोकिंग करते हैं या ज्यादा अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, उनको ज्यादा होता है। स्टोरेज एक मेन फैक्टर है जो कि एवियन प्रोड्यूस करता है। वो हमारी जो खून के नशे होती है उनको ब्लॉक कर देता है। तो हिप रिप्लेसमेंट में दो टाइप की चीजें होती हैं, इम्प्लांट आते हैं, एक सीमेंटेड आता है, एक अनसीमेंटेड आता है। नमस्कार, डिजिटल मीडिया के इस पेज पर मैं हूं सुहानी आप सबके साथ और आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सुरेश भोरिया फ्रॉम वी केयर हॉस्पिटल। सर से ही जानते हैं हम सर की स्पेशलिटी के बारे में। मैं डॉक्टर सुरेश बोरिया, आई एम ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड स्पेशलिस्ट इन ट्रॉमा, आर्थोप्लास्टी एंड स्पाइन सर्जरीज। जी हाँ, तो आज हमारे साथ डॉक्टर सुरेश भोरिया यहाँ इस पैनल पर मौजूद हैं और हम सर से आज जानेंगे रिगार्डिंग द एवियन हिप। एवियन हिप ए वस्कुलर नेक्रोसिस। सर आप क्या बताना चाहेंगे? एवियन हिप को आप कैसे इलेबोरेट करेंगे? ये क्या होता है, कैसे होता है? आप प्लीज हमारी ऑडियंस को ये बताइए। एक्चुअली एवियन हीप का मतलब ए वास्कुलर नेक्रोसिस मेन, अगर आप हिंदी टर्म में समझेंगे, जैसे कि बोन की डेथ हो रही है। बोन डेथ मतलब जैसे हमारे कोई छोटा प्लांट होता है, उसको पानी देना बंद कर दो तो धीरे धीरे वो मरने लगता है। ऐसे ही हमारा हिप के जो अराउंड हेड है, उसके अगर खून का सप्लाई कहीं भी कम होगी तो वो धीरे धीरे मरने लग जाता है। उसको एवियन नेक्रोसिस ऑफ हेड बोलते हैं, ठीक है, फ्यूमरल ठीक हेड। है, ठीक है। सर ये कैसे होता है? किन कारणों की वजह से होता है और किसको होता है? आप उस बारे में क्या कहना चाहेंगे एवियन हिप के बारे में? एक्चुअली एवियन हिप होने के मल्टी फैक्टर्स हैं। मेन जिसमें हम जाते हैं तो जैसे कि एक्सेसिव स्टेरॉइड इनटेक है, ओके। लंबे टाइम तक स्टेरॉइड ज्यादा खा रहे हैं, स्मोकिंग करते हैं या ज्यादा अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, उनको ज्यादा होता है। कुछ ऐसे रीजंस भी हैं जिसको हमें पता ही नहीं है, हो गया किसी पेशेंट को, हमें रिस्क फैक्टर नहीं है, तो उसको हम बोलते हैं इडियोपैथिक। तो ये उन लोगों को होता है जिसके रिस्क फैक्टर हो, अगर रिस्क फैक्टर नहीं है तो हम उसको इडियोपैथिक बोलते हैं। सर पहले तो मुझे भी इस टर्म के बारे में इतनी नॉलेज नहीं थी बट आफ्टर कोविड कई पेशेंट्स के बारे में जैसे सुना कि उन्हें एवियन हिप का प्रॉब्लम हो गया ओके, या बिल्कुल। उन्हें इस तरीके का कोई इश्यू हो गया, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि कोविड के बाद ये समस्या कैसे ज्यादा बढ़ी? हाँ, एक्चुअली कोविड के टाइम क्या हुआ, जिन जिनको मरीज को कोविड हुआ है, कोविड का एक ही ट्रीटमेंट शॉर्ट शॉर्ट पता लग रहा था कि ये चीज इसे हम इसको सेटल कर सकते हैं, वो था स्टेरॉइड। ओके। स्टेरॉइड क्या है, एंटी इंफ्लेमेटरी एजेंट होता है। तो वो लंबे टाइम तक दिया गया, किसी पेशेंट को कॉम्प्लिकेशन आई उनको लंबे टाइम तक दिया गया या हाई डोज में दिया गया, तो उससे क्या होता है, स्टेरॉइड एक मेन फैक्टर है जो कि एवियन प्रोड्यूस करता है। वो हमारी जो खून के नशे होती है उनको ब्लॉक कर देता है। तो मेन ओके। ज्यादा इफेक्ट इसको हिप में ज्यादा इफेक्ट आते हैं, इसलिए एवियन के केसेस कोविड के बाद बढ़ गए हैं। तो ये कैसे सर पता कैसे चलता है कि हमें ये प्रॉब्लम है या किसी को एवियन, मतलब इसका बेसिकली एक सिम्टम क्या रहता है? सिम्टम एक्चुअली जैसे भी पेशेंट को इवेंट स्टार्ट होता है उससे 7 से 10 दिन या 15 दिन बाद या तो उसको हिप पेन होगा। हिप में ओके। पेन भी आगे की तरफ होता है, पीछे कम होता है। तो या उसको एक रेफर्ड पेन भी बोलते हैं, वो या तो नी में पेन बताएगा या बैक में बताएगा। तो वो पहले टाइम में हो सकता है भी फर्स्ट ओपीडी में या पहले दिखाया तो उसको ना पता लगे, ओके। लेकिन जब भी आप एक्सरे करवाओगे तो हम सस्पेक्ट कर सकते हैं कि इसको एवियन हो सकता है। तो फर्स्ट स्टेज के अंदर तो हम पता कर सकते हैं, ओनली एमआरआई के में पता लगता है उसको ईवीएन स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, मतलब मल्टीपल कुछ हमारी रिलेटेड पेन्स भी इस वजह हाँ, से हमें हो रेफर्ड पेन सकती हैं। बोलते हैं ओके, उनको। रेफर्ड ओके। पेन्स। तो सर इसका ट्रीटमेंट क्या है? ये भी हमारे व्यूअर्स जानना चाहेंगे कि अगर किसी को ये एवियन हिप का इश्यू हो गया है, तो उसका ट्रीटमेंट क्या रहेगा सर? ट्रीटमेंट डिपेंड करता है कि आप किस स्टेज पे आए हो। या तो आप जल्दी, जैसे जब भी आपको पेशेंट को प्रॉब्लम स्टार्ट हुई, पेन स्टार्ट हुआ, डॉक्टर को आपने दिखाया, हमने उसके बाद टेस्ट वगैरह करवाए, एक्सरे करवाया, एमआरआई का भी, तो स्टेज होती है, इसकी 4 स्टेजेस होती हैं। ओके। उसी स्टेज के हिसाब से ये ट्रीटमेंट है। जैसे स्टेज 1 है, स्टेज 2 है। स्टेज 1 में तो हमें एक्सरे में कुछ पता लगता नहीं है, लेकिन हम सस्पेक्ट करते हैं कि पेन हो रहा है, तो एमआरआई करवाई जाए। स्टेज 1-2 का ट्रीटमेंट तो बहुत अच्छा है, रिजल्ट भी बहुत अच्छे हैं। उसमें हम उसको बेड रेस्ट, पहले तो मेन है उसको, जब भी हमें डायग्नोज होने के बाद सबसे मेन फैक्टर है उसको बेड रेस्ट करवाया जाए, वेट बेरिंग अलाउ ना की जाए, ताकि ओके। वो ऑलरेडी जो हमारा हेड खराब हो रहा है और ज्यादा डैमेज ना हो उसको। तो स्टेज 1 स्टेज 2 तक तो हमारे सर्जिकल ट्रीटमेंट है, प्लस मेडिकल प्लस बेड रेस्ट। ओके। तो उसमें मेन हमारी एक सर्जरी होती है, कोर डिकम्प्रेशन बोलते हैं। कोर डिकम्प्रेशन क्या करते हैं, जब हम साथ से हड्डी के अंदर से एक छेद बनाते हैं, और छेद बना के जो हमारा डेड एरिया है हेड के अंदर, उसको हम रिप्लेस करके बोन ग्राफ्ट से, स्टेम सेल से उसको रिप्लेस करते हैं। ओके। तो उसमें हमारा हेड सर्वाइव कर सकता है और बच सकता है। जैसे स्टेज 3 और 4 में जाता है, तो अगर स्टेज 3 में भी कुछ पेशेंट्स के हम बोन ग्राफ्टिंग
प्लस में कोर डिकम्प्रेशन हेड को बचा सकते हैं, लेकिन स्टेज 4 में अल्टीमेटली हमें नी हिप रिप्लेसमेंट ही करना पड़ता है। ओके, मतलब स्टेज 4 में स्टेज 4 में रिप्लेसमेंट ही 3 और ऑप्शन 4 में अल्टीमेटली हिप रिप्लेसमेंट करना पड़ता है, लेकिन जैसे कहते हैं भगवान ने जो चीज दी है तो हम उसको रिप्लेस तो कभी नहीं कर सकते, वैसा तो नहीं एग्जैक्टली। कर सकते। तो जब तक हमारी कोशिश रहनी चाहिए कि हम उसको हिप को पहले हम उसको प्रिजर्व करें। प्रिजर्व करने का हमारा कोर डिकम्प्रेशन प्लस में बेड रेस्ट, यही इसका इलाज है और वो हमें पहले करवाना चाहिए। सर, आपने अभी हमें कहा कि स्टेज 3 और 4 में हम हिप रिप्लेसमेंट का हम कर सकते हैं, तो ये रिप्लेसमेंट का प्रोसेस क्या रहता है? मतलब एग्जैक्टली ये होता क्या है? आप इसे भी प्लीज एलैबोरेट कीजिए। एक्चुअली हिप रिप्लेसमेंट में क्या है, जो हमारा पार्ट हेड वाला पार्ट जो खराब हो चुका है उसको हम किसी से रिप्लेस करेंगे। ओके। वो एक हमारा इम्प्लांट होता है, जैसे जो भी इम्प्लांट बनते हैं कोबाल्ट क्रोमियम के होते हैं, सिरामिक के भी होते हैं, तो वो अलग अलग क्वालिटी के इसके आते हैं, तो उनकी एक एज होती है। हम रफली मानते हैं 25 या 30 एज की इनकी लाइफ होती है। तो ओके। वो डिपेंड करता है कि अर्ली स्टेज में आपको अगर ये वेन है 20-25 साल की उम्र में हो गया, तो हम उसको कोशिश करते हैं कि 5-10 साल उसको और आगे तक ले जाया जाए, ताकि उसको ये सर्जरी एक बार ही करवानी पड़े, ओके, क्योंकि 25 साल बाद 30 साल बाद दोबारा करवानी पड़ेगी। मतलब रिपीटेडली सर्जरीज हाँ, तो होती हैं जो उसकी हम। लाइफ होती है एक्चुअली इस इम्प्लांट की, तो वो लाइफ हम चाहते हैं कि 25 से 30 निकले, तो उसके लिए हम 5-10 साल उसको वेट करने के लिए कह सकते हैं, जब तक उसको पेन ज़्यादा ना बढ़ जाए या इतनी सीवियर आर्थराइटिस ना हो जाए। तो हिप रिप्लेसमेंट में 2 टाइप की चीज़ें होती हैं, इम्प्लांट आते हैं, एक सीमेंटेड आता है, एक अनसीमेंटेड आता है। ओके। अर्ली एज में अनसीमेंटेड करते हैं, जैसे और एडवांस एडवांस एज बढ़ स्टेज जाए में। तो एज जैसे 50-55 के बाद एज में डेवलप हुआ है, तो हम उसको सीमेंटेड करते हैं। तो ये प्रॉब्लम यूजुअली किसी भी एज ग्रुप में हो सकती हो है, सकते हैं, हाँ, किसी भी बिल्कुल, एज ग्रुप में। रीज़न अगर हमारा एज ग्रुप लाइक कम है या हमारी एडवांस स्टेज अभी नहीं है, तो हम यूजुअली वेट करते हैं वे लाइक। थोड़ा, हाँ, जितना हम प्रिकॉशंस ले सकते हैं, बेड रेस्ट करवा सकते हैं, उसको टाइम दे सकते हैं मेडिकेशन के साथ, बेड रेस्ट के साथ, तो हम मतलब कोशिश ट्रीटमेंट हम इस तरीके से करते हैं, और अगर हमारी स्टेज एडवांस हो चुकी है या हमारी तो एज हमें ज्यादा हिप है तो हमें रिप्लेसमेंट ही करना रिप्लेसमेंट। पड़ेगा। ठीक है, तो आज आप सबने जाना डॉक्टर सुरेश भोरिया से, जो कि वीकेआर हॉस्पिटल से हमारे साथ इस पैनल पर मौजूद हैं। आप सबने जाना एवीएन हिप के बारे में, हिप रिप्लेसमेंट के बारे में। तो अगर आपको या आपके किसी नोन में किसी को भी इस तरीके का कोई इश्यू है, तो नीचे दिए गए नंबर्स पे सर से कांटेक्ट कीजिए। आज के इस पैनल में मैं हूं सुहानी, आप सबके साथ। नमस्कार।